4 digits. Good morning, all of you. Good morning. PDF शो हो रहा है बेटा सबको? Yes, ma'am. And voice? Yes, ma'am. ठीक है बेटा. लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. क्या सबको ये क्लियर है? Ni कैसे निकाला, नंबर ऑफ पार्टिकल? Yes, ma'am. ठीक है. मैंने पूछा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में कितना आया Ni, देख के आए हैं आप लोग? बोलिए. मैम e की पावर माइनस अल्फा और e की पावर माइनस बीटा ui. साथ साथ इसको रिवाइज करते रह दो बेटा, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा था. ठीक है. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर ना की वैल्यू इतनी आई थी, और बोस-आइंस्टीन के अंदर Ni की वैल्यू आई थी Gi डिवाइड बाय e की अल्फा प्लस बीटा ui माइनस 1. ठीक है. अब बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ते हैं हम. देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फेल क्यों हुई थी? क्योंकि वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. लेकिन इसलिए आगे कौन सी आई? क्वांटम आई, क्वांटम स्टैट आई, और क्वांटम के अंदर हमने बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिटेक्ट पढ़ी, और दोनों की दोनों एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कर पाई थी. ठीक है. और वो जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम प्लैंक लॉ बोलते हैं, वो आपका ये वाला टॉपिक है. क्या बेटा? बोलिए फिर से, क्या कह रहे थे? किसी का माइक ऑन है. अच्छा, माइक ऑन है. जिसका भी माइक ऑन है ना, अपना ऑफ कर लीजिए, बैकग्राउंड नॉइज. ठीक है.
सो मैं कह रही थी कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थी वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जो क्लासिकल स्टेट के अंदर आती थी वो फेल हो गई थी, इसलिए क्वांटम आई। और क्वांटम के अंदर दो टाइप की स्टेट हम पढ़ रहे हैं, एक बॉस-आइंस्टीन और एक फर्मी-डिराक। जो बॉस-आइंस्टीन थी वो भी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कर पाई थी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, जैसे ये दिखा रखा है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं प्लैंक लॉ, ये उसका डेरिवेशन है कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। देखो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन निकाला गया, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको यही तो बताया था, बोलिए। यस मैम। ये जो चैप्टर स्टार्ट कराया तब मैंने यही तो बताया था ना कि वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने में। क्लासिकल के अंदर केवल एक ही स्टेट आती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फिर क्वांटम आई। क्वांटम के अंदर आती है बॉस-आइंस्टीन फर्मी-डिराक। वो जो एक्सप्लेनेशन है, जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो आगे गिवन है, मैंने आपको भी शो किया था, ठीक है बेटा। यस मैम। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन आगे वाले टॉपिक्स में कर रखी है, और ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी शो कर रखा है एनर्जी और वेवलेंथ का, जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऐसा कुछ शो नहीं कर पाई थी, जो किसके अंदर आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर आता है। मैंने यही सब तो आपको बताया था जब भी चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आर्टिकल में मैंने यही आपको एक्सप्लेनेशन दी थी, इधर बताया था, यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ, वो आगे आपको जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे वो एक्सप्लेनेशन आपको पता लगती जाएगी। वहाँ तो जस्ट मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ये एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। वो कैसे होगा वो मैथमेटिकल प्रूफ भी दिखा रखा है और ग्राफ भी शो कर रखा है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्टिन्यूम लिमिट, ठीक है। यदि सिस्टम के अंदर एनर्जी लेवल्स हैं, हमारे सिस्टम्स के कोई सिस्टम है उसके अंदर क्या है, लेवल्स है। यदि ये सारे के सारे एनर्जी लेवल क्लोजली स्पेस्ड होंगे, मतलब इनके बीच में जो गैप होगा बहुत कम होगा, ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स जो ये हैं वो क्या क्रिएट कर देंगे, एक क्वासी कॉन्टिन्यूम स्पेक्ट्रम बनाएंगे। इस स्पेक्ट्रम को जहाँ पे एनर्जी लेवल बिल्कुल नजदीक होते, पास पास होते, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वासी कॉन्टिन्यूम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर जी आई किसको रिप्रेजेंट करता है, बताइए, एनर्जी स्टेट को, ठीक है। ith स्टेट के अंदर एनर्जी स्टेट, ith स्टेट के एनर्जी स्टेट ना, तो gi किसके इक्वल होगा, ju du के, ये हमने पहले भी पढ़ा था। और यहाँ पे जो जी मतलब gi जो है ju du को अप्रोच करेगा, gi की वैल्यू वही होगी जो ju du की होगी, दोनों नियर बाई सेम होंगे। gu इंटू du क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट होती है सिस्टम की, जिसकी एनर्जी, जो उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो इस रेंज में लाई करेगी, u से u प्लस du, ठीक है। तो उस सिस्टम की एनर्जी स्टेट, मतलब कितनी एनर्जी स्टेट होंगे उसको बोलेंगे हम जी यू डी यू। मतलब जी आई जो आई स्टेट की एनर्जी है वो किसको अप्रोच करेगा, जी यू डी यू को। सिमिलरली एन आई किसको अप्रोच करेगा, एन यू डी यू को। एन यू डी यू क्या है, वो पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी इसी रेंज में लाई करती है, यू एंड यू प्लस डी यू, वो उनका नंबर होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन यू मतलब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो किस रेंज में लाई करते हैं, यू एंड यू प्लस डी यू। और जी यू एनर्जी स्टेट है सिस्टम की, जो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस रेंज में लाई करें, यू एंड यू प्लस डी यू। क्या सबको क्लियर है दोनों पॉइंट? यस मैम। अब आप क्या करोगे उसके बाद, आप ये रिलेशन यूज करोगे 3.110, इसके अंदर जी आई की जगह क्या लिख दोगे, जी यू डी यू। मतलब जी आई की जगह जी यू डी यू कब आएगा, जब आपके पास जो मतलब लेवल्स हैं वो क्या होंगे, क्लोजली स्पेस्ड होंगे, ठीक है। तो उसी को हम कॉन्टिन्यूम लिमिट बोलते हैं। एन आई की जगह तो आ जाएगा एन यू डी यू, और जी आई की जगह आ जाएगा जे यू डी यू, और नीचे एज इट इज रहेगा ई की अल्फा प्लस बीटा यू आई माइनस 1, मतलब यू आई की जगह यू आ जाएगा, ठीक है। ये सबको क्लियर है? ये फॉर्मूला इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा कॉन्टिन्यूम लिमिट के अंदर, ठीक है बेटा।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पेपर के अंदर यदि पूछे कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको कॉन्टिन्यूम लिमिट के अंदर रिड्यूस करो तो आपको Yes, ma'am. क्या बेटा कौन बोल रहा था? मैं उसको परमानेंट रिमूव कर दूंगी यदि मुझे इस तरह से डिस्टरबेंस हुई तो देख लेना फिर। तो कॉन्टिन्यूम लिमिट में रिड्यूस करने के लिए ni की जगह nu रखेंगे और gi की जगह ju रखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट एक नया टॉपिक आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्या होती है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसी के अंदर हम एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं वेवलेंथ के फंक्शन में एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में हम कुछ एक प्लॉट स्टडी करते हैं, इस टाइप का प्लॉट हमें मिलता है, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा कि कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। हम एक होलो एनक्लोजर ले लेंगे जैसे ये वाला, ठीक है बेटा। अंदर से कैसा है? Yes. होलो है, Yes. मतलब किसकी फॉर्म में लेंगे? एक ब्लैक बॉडी की फॉर्म में लेंगे। ब्लैक बॉडी की फॉर्म में किस तरह होगा? ये जो होलो एनक्लोजर है इसकी जो वॉल्स होगी वो एक फिक्स टेम्परेचर पे मेंटेन होगी। मतलब वो फिर यदि वॉल्स एक फिक्स टेम्परेचर पर मेंटेन होगी तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी? ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। ठीक है बेटा, मतलब कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है ना उसकी वॉल्स फिक्स। Yes, ma'am. एक तरह से कौन सी बॉडी की तरह बिहेव करेगी? ब्लैक बॉडी की तरह, क्योंकि ब्लैक बॉडी हीट को क्या करती है? अब्सॉर्ब करती है, ठीक है। तो हमें पता है थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? जब थर्मल इक्विलिब्रियम पे स्टेज आ जाएगी तो उस टाइम पे जो एनक्लोजर के अंदर जो वॉल्यूम है वो किससे फील्ड होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ठीक है। हमने इस मोल को मेंटेन करवा रखा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर और थोड़ी देर बाद जब थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेज पहुंच जाएगी तो जो इसके अंदर का जो वॉल्यूम है होलो था वो किससे फिल हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फिल हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं रेडिएशन को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। जो ईएम रेडिएशन होती है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ठीक है। अब फिर क्या कहता है ये? यदि मैं एनक्लोजर की वॉल पे एक स्मॉल होल को ओपन करा दूं, पहले तो ये क्या था? होलो था। अब मैंने यहाँ से क्या किया? थोड़ा सा होल क्रिएट कर दिया यहाँ पे इधर, ठीक है। तो इसमें से रेडिएशन क्या होंगे? बाहर आएंगी। इसमें से रेडिएशन क्या होगी? क्योंकि अंदर क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी। जैसे ही मैं इसको ओपन कराऊंगी तो रेडिएशन क्या करेगी? यहाँ से बाहर आने की कोशिश करेंगी। पहले जब ये क्लोज था तो रेडिएशन अंदर ही टकरा रही थी, ठीक है, क्योंकि वॉल से फिक्स टेम्परेचर मेंटेन थी, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गई थी? ये किससे फिल हो गया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक छोटा सा होल क्रिएट कर दूंगी तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी वो इससे बाहर निकलना चाहेगी, ठीक है। मतलब जो रेडिएशंस होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसकी तरह बिहेव करती है? वो किससे बनी होती है? क्वांटा या फोटोन से बनी होती है जिसकी एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है वो किससे कंपोज होती है? क्वांटा से भी कह सकते हैं, फिर हम फोटोन से भी कह सकते हैं। फोटोन की बनी होती है, फोटोन की एनर्जी होती है आपकी h न्यू, ठीक है। h तो वही प्लैंक कांस्टेंट होता है, आपको पता है। और न्यू क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से वो रेडिएशन है सभी डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव करेंगे इस एनक्लोजर के अंदर, ठीक है बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, अच्छा, जो रेडिएशन है
सभी ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे, किस स्पीड से मूव करेंगे, ध्यान रखना जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे, ठीक है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटोन से बनी होती है, तो इन फोटोन ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम फोटोन भी कह सकते हैं। फोटोन्स होते हैं जिनकी एनर्जी h होती है, तो इन फोटोन्स का जो मोमेंटम है वो कितना होगा, E/c। ध्यान रखना आपने आई थिंक +2 क्लास में पढ़ा था मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन, P = E/c, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के चैप्टर में पढ़ा था। यस मैम। एनर्जी इनकी कितनी होती है फोटॉन्स की, h न्यू, तो इनका मोमेंटम कितना होगा, h/c। मतलब ये मोमेंटम फोटोन का कहने का मतलब है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मोमेंटम है, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ओवरव्यू क्या निकलता है यहाँ से, जो इस होलो एनक्लोजर के अंदर जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो किससे बनी होती है, लार्ज नंबर ऑफ फोटोन से बनी होती है, और जिसकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जिनकी एनर्जी, बहुत सारे फोटोन्स होते हैं ना, सबकी एनर्जी डिफरेंट होगी। एनर्जी डिफरेंट होने का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे। न्यू = c/λ, ये भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। एनर्जी डिफरेंट होने का मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो मतलब वेवलेंथ भी डिफरेंट, और वो इसका मतलब किससे बनी होंगी, सारे के सारे फोटोन्स या ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बना देंगे, एक फोटोन गैस, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, बहुत सारी रेडिएशन होगी ना फोटोन्स की, और हर फोटोन्स की अपनी अपनी एनर्जी होगी, अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी वेवलेंथ होगी, तो बहुत सारे फोटोन्स मिलके क्या बना देंगे, फोटोन गैस बना देंगे, ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। तो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको बहुत सारे कर्व दिखा रखे हैं एनर्जी और वेवलेंथ के ऊपर। आपको पता है एनर्जी वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करती है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, h न्यू, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, वो फोटोन से, मतलब फोटोन ही होते हैं बेसिकली, पैकेट ऑफ फोटोन, और उनकी एनर्जी कितनी होती है, h न्यू, और न्यू क्या होता है आपका, c/λ। एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, पता होगा यहाँ से, ठीक है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इनवर्सली है ना एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के, तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाएंगे एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब ध्यान से देखिए, आपकी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है और फ्लोट क्या होते जा रहे, डिक्रीज नहीं होते जा रहे, एक पॉइंट में मैक्सिमम होंगे, वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी, फिर एक उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, और फिर एनर्जी क्या हो जाएगी, फोन हो जाएगी। देखो डिफरेंट टेम्परेचर पर ये प्लॉट ड्रॉ किए गए हैं, कहने का मतलब है आप इस होलो एनक्लोजर को अलग अलग टेम्परेचर पे फिक्स करवा के रख रहे हो थोड़ी देर के लिए। जैसे माना पहले आपने 904 केल्विन पे इसको मेंटेन करवाया, तो इस टाइप का प्लॉट हमें मिलेगा एनर्जी और वेवलेंथ। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, बढ़ाते गए, ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे तो मैक्सिमम होगी एनर्जी की वैल्यू, और जैसे ही हम वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, फॉल होती जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या ग्राफ क्लियर है, ठीक है बेटा। मैम एक Yes, बार ma'am. दोबारा। बेटा इसमें ये दिखा रखा है अलग अलग टेम्परेचर पे एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ बना रखा है। मान लिया पहले इस होलो एनक्लोजर को मैंने 904 केल्विन पे फिक्स किया, ठीक है, मतलब इतने टेम्परेचर पे मैंने इसको रख दिया, अंदर क्या प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब फोटॉन्स बनेंगे जिनकी एनर्जी h न्यू होगी, और एनर्जी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाओगे एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब इस टेम्परेचर से नीचे तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी वेवलेंथ बढ़ने के साथ, लेकिन इस टेम्परेचर के बाद एनर्जी की वैल्यू हर केस में क्या होती जा रही है, फॉल होती जा रही है, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ से देखो ना रिलेशन, वेवलेंथ बढ़ा रहे हो एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है हर टेम्परेचर, ये जरूरी नहीं इतने ग्राफ बनाओ,
कोई भी एक दो टेम्परेचर पे ग्राफ दिखा दो आप, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? एनी प्रॉब्लम बेटा अप टू दिस टॉपिक? No, ma'am. ठीक है, सो आगे प्रोसीड करते हैं फिर। तो ये हमने जो ग्राफ नोट किया तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स निकल के आए इन रिजल्ट्स में। ये फीचर्स सब बच्चे को पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सारे। ठीक है, पहले फीचर्स क्या थी? ये जो ब्लैक बॉडी का ये जो स्पेक्ट्रम हमने बनाया, इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। इस प्लॉट को, इसमें एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब मुझे बताइए, मान लिया 1646 केल्विन पे क्या एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है? पहले एनर्जी बढ़ रही है, फिर उस टेम्परेचर के बाद एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है? बोलिए बेटा, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है? कहाँ है? पहले तो एनर्जी बढ़ रही है, फिर उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम हो रही है और फिर उसके बाद डिक्रीज हो रही है। तो क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? बोलिए, बताइए। नो मैम। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सो नेक्स्ट पॉइंट क्या? Yes. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट के अंदर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लिया कोई भी टेम्परेचर हमने ले लिया, ठीक है, तो किसी गिवन टेम्परेचर पे जो हीट रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ध्यान रखना कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी? वेवलेंथ बढ़ाने से बढ़ेगी। वेवलेंथ बढ़ाने से इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, और वो जो इंटेंसिटी है उस एक पर्टिकुलर, जस्ट पहले तो आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो, तो बढ़ाया तो आपने देखा कि इंटेंसिटी भी उन रेडिएशन की मैक्सिमम होगी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। लेकिन जैसे ही आप वेवलेंथ को दोबारा बढ़ाओगे और ज्यादा इंक्रीज करोगे, तो अब जो हीट रेडिएशन है उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, देखो पहले आप क्या कर रहे थे? हाँ, एक फिक्स टेम्परेचर आपने लिया, फिक्स टेम्परेचर पे आपने वेवलेंथ बढ़ाई, वेवलेंथ बढ़ाई तो इंटेंसिटी होगी उनकी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, एनर्जी बढ़ रही है मतलब इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर वेवलेंथ तक। उसके बाद जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाओगे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इंटेंसिटी कम हो रही है क्योंकि एनर्जी भी क्या हो रही है? उसके अंदर भी फोल आ रहा है। क्या क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, यस Okay, ma'am. मैम। क्या बेटा, क्या कह रहे थे बेटा? यस मैम, क्लियर है। हाँ, फिर उसने बोला एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब एनर्जी मैक्सिमम। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तो होगी ना जहाँ पे, जैसे ये है, यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम। उस वेवलेंथ को, इस वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे? ये जो वेवलेंथ होगी उसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा एम से। ठीक है, जहाँ पे जिस वेवलेंथ पे हीट रेडिएशन की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो उसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा एम से। तो आगे चलूं बेटा?
चले बेटा। Yes, ma'am. सेकंड केस में तो टेम्परेचर क्या था बेटा, फिक्स था। थर्ड केस में आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। मतलब सेकंड केस में टेम्परेचर फिक्स था, इंटेंसिटी के ऊपर इफेक्ट देखा वेवलेंथ बढ़ाने का। पहले आपने वेवलेंथ बढ़ाई तो इंटेंसिटी बढ़ी और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन जैसे ही फिर आप वेवलेंथ बढ़ाओगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, ये तो था आपका टेम्परेचर जो फिक्स था। लेकिन यदि आपका टेम्परेचर, आपकी जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आप, तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने एक रिलेशन दिया कि वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है, जिसको हम बोलते हैं वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ तो यहाँ ध्यान से देखिए, इस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर दोनों का कोई भी दो फैक्टर का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट होगा, तो उसमें से यदि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी डेफिनेटली क्या होगी, कम होगी। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ डेफिनेटली क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. उसके बाद थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या कहता है, सभी वेवलेंथ के लिए, मतलब जितनी भी वेवलेंथ है सभी के लिए हीट रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती जाएगी। सेकंड पॉइंट में तो टेम्परेचर क्या था, फिक्स था, इसलिए पहले तो इंटेंसिटी वेवलेंथ बढ़ाने से बढ़ी, फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मैक्सिमम होगी और फिर जैसे ही वेवलेंथ बढ़ाई अगेन तो इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि उस टाइम पर टेम्परेचर फिक्स था। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट के अंदर, फोर्थ पॉइंट के अंदर इन्होंने क्या बोला, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो हीट रेडिएशन की इंटेंसिटी है सभी वेवलेंथ के लिए क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कभी भी कम नहीं होगी। यूं नहीं है कि एक बार बढ़ेगी फिर मैक्सिमम होगी फिर कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस केस में आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ना कि कांस्टेंट है। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, देखो हर पॉइंट में कुछ ना कुछ चीज एक मतलब डिफरेंट की गई है। फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब ये सब स्टडी करने के बाद ये पॉइंट्स बनाए गए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब फिक्स टेम्परेचर पे या गिवन टेम्परेचर पे जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। ठीक है बेटा, एरिया अंडर द कर्व है, ये जो ऊपर कर्व बना रखा है Yes, ma'am. पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लिया ये कर्व है, तो इसके नीचे का एरिया क्या बताएगा, कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी ब्लैक बॉडी ने क्या की है, एमिट की है। या फिर ये वाला टेम्परेचर लोगे तो आप ये दिखाओगे एरिया अंडर तक, यहाँ से लेके नीचे तक। ठीक है बेटा, और ये एरिया जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए Yes, ma'am. टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पहले एरिया कम था फिर और बढ़ा, फिर इसमें थोड़ा और बढ़ा, इसके लिए थोड़ा और इसके लिए सबसे मैक्सिमम होता गया, एरिया बढ़ता नहीं गया, देखो इसके लिए कितना ज्यादा है। ठीक है, Yes, ma'am. और ऐसा ढूंढा गया कि एरिया जो है, जो एरिया होता है वो टेम्परेचर के और पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एरिया जो है टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाती जा रही हूँ, एरिया बढ़ता जा रहा है। एरिया बढ़ने का मतलब, एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी। एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। इसका मतलब एनर्जी टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, एनर्जी बढ़ती जा रही है, एनर्जी बढ़ने का मतलब एरिया अंडर द कर्व इंक्रीज होता जा रहा है, और इसी को हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्या आपने पढ़ा था? E इक्वल टू Yes, ma'am. E की पावर प्रोपोर्शन आते हैं तो सिग्मा आता है, सिग्मा यहाँ पे बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, आप इन 5 पॉइंट को एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट हो यहाँ तक तो बता सकते हैं आप। देखिए जल्दी से। एनी डाउट? जल्दी से 5 पॉइंट को पढ़िए एक बार, 1 मिनट हो रहा है आपके पास। के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, अपना माइक ऑफ करो ये। Someone 18 and Rekha 2817. माइक ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, चलूं आगे? Yes, ma'am. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन Yes. टू प्लैंक रेडिएशन लॉ। मतलब बोस-आइंस्टीन हमने अभी पढ़ा है तो उसकी एप्लीकेशन होगी प्लैंक रेडिएशन लॉ निकालने में, और प्लैंक रेडिएशन लॉ यही बताता है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किसकी फॉर्म में, वेवलेंथ की फॉर्म में, मतलब एनर्जी जो है वेवलेंथ का फंक्शन है, और यही तो कैरेक्टरिस्टिक है क्वांटम स्टेट की जो क्लासिकल नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। ठीक है, तो हमें प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालना है जो एनर्जी बताता है किसका फंक्शन है, वेवलेंथ का। ठीक है, तो वो डिस्कस करने से पहले फोटॉन्स के बारे में कुछ पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए अबाउट फोटॉन्स। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, फोटॉन्स। अब आपने कई बार बार सुन लिया मेरे मुंह से फोटॉन्स फोटॉन्स, क्या आपको पता है फोटॉन्स होते क्या है? कितना मास होता है, एनर्जी कितनी होती है, मोमेंटम कितना होता है, बताइए। अभी तो बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं उनको। किन रेडिएशन को बोलेंगे? जब किसी होलो एनक्लोजर को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स करवा देते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे उसके अंदर से रेडिएशन मतलब डेवलप हो जाएंगी, और उन रेडिएशन को हम फोटॉन्स फोटॉन्स बोलेंगे। ठीक है, जो रेडिएशंस डेवलप हो जाती है एनक्लोजर के इनसाइड में थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो फोटॉन्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होते हैं, या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी कहते हैं।
फोटॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका रेस्ट मास कितना होता है, 0। ध्यान रखना, इनका रेस्ट मास ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों होता है रेस्ट मास 0, क्या आपको पता है? आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था? पढ़ा था? Yes, ma'am. कहाँ पढ़ा था? मैम 12th में था। 12th में पढ़ा था? Yes, ma'am. 11th में पढ़ा था? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी थी? Yes, ma'am. उसमें भी था मैम, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में। हाँ 11th क्लास था मैम। हाँ शायद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फर्स्ट सेम में था मैम। फर्स्ट सेम में ही पढ़ी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आपने ये पढ़ा था m इक्वल टू m नोट डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। m नोट कौन सा मास होता है? रेस्ट मास होता है। कौन सा होता है? रेस्ट मास। ये वाली टर्म डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई m इंटू में अंडर रूट 1 माइनस में v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये हो जाएगा। m नोट रेस्ट मास होता है फोटोन का। जो फोटॉन्स है किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। ये पढ़ा होगा आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पढ़ा था? यस मैम। अब v c के इक्वल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। इसलिए इनका रेस्ट मास कितना होता है? m नॉट 0 होता है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं फोटॉन्स। क्या रीजन पता लग गया सबको? फोटोन का रेस्ट मास होता है क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो c के इक्वल होती है। c होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. और इनकी एनर्जी होती है h न्यू, जो मैंने बता दिया। और मोमेंटम होता है e बाई सी, मतलब h न्यू बाई सी। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? Yes, ma'am. सेकंड पॉइंट क्या कहता है? फोटोन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल होता है, मतलब h बाई 2 पाई के टर्म